तो ये एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक। सर वीडियो ब्लर हो रहा है। हाँ अभी बताओ। क्लियर है ना। चलिए, तो ये सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर किसको रिप्रेजेंट करेगा आज के टॉपिक में? ये सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। करंट कैरिंग सॉलिनॉइड को ये सिलेंडर रिप्रेजेंट। सर एक बार कैमरा एंगल वापस सही करने से वो पॉइंट पी दिख ही नहीं रहा। पॉइंट पी नहीं दिख रहा। एक मिनट में सिस्टम को थोड़ा सा सेट कर सकता हूँ, है ना। ठीक है। यस सर। तो कवर कर रहा है, मुझे यहाँ से थोड़ा पता लगता है। चलिए, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किसी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड को रिप्रेजेंट करता है। करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के लिए हम क्या कहते हैं कि सॉलिनॉइड की जो रेडियस होती है वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में छोटी होती है ना। अगर हम कहते हैं ये लेंथ है इसकी, दिस इज द लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, और ये क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। आपको ये दिख रहा है स्मॉल एल स्मॉल ए दिख रहा है ना। तो ये कंडीशन होती है सॉलिनॉइड। आइडियल सॉलिनॉइड के लिए लेंथ बहुत ज्यादा होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस बहुत कम होती है। ठीक है, पहली बात हम इमेजिन करेंगे क्या, तो कि सॉलिनॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और लेंथ क्या है, एल है। तो स्मॉल एन क्या होता है? अब कौन है क्या पूछे? देवांशु शर्मा। ये देवांशु शर्मा कौन है, कोई जानता है क्या इसको? हाँ भाई, इंट्रोडक्शन दे फटाफट, देवांशु शर्मा। यस, इंट्रोडक्शन दे फटाफट देवांशु शर्मा। यस, तो सॉलिनॉइड के लिए ये बातें हमने पहले भी की है कि स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। केशव जसप्रीत। चलिए, तो इतना आपने बना लिया होगा। अब हमें ये जो पी पॉइंट है ना, इसका सेंटर ओ से डिस्टेंस शो करना है और इस पी पॉइंट पर हमें बी पता करना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कितनी है। आर डिस्टेंस है, दैट्स इट। सॉलिनॉइड के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्न्स। अगर आपको ऐसा कह दिया जाए जैसे ओ क्या है, लेट ओ ओरिजिन है और राइट साइड वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ओ ओरिजिन, और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अगर ओ को ओरिजिन, राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स माने, तो ये जो राइट एंड है, इस राइट एंड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताइए। सॉलिनॉइड के राइट एंड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? कुछ दिख रहा है क्या? क्या लिखा है? L/2 है ना, प्लस L/2। तो अगर सेंटर O को, है ना, ओरिजिन एज्यूम करें, राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स एज्यूम करें, तो बिकॉज O क्या है, मिड पॉइंट है ना, सेंटर है सोलेनॉइड का, टोटल लेंथ कितनी है, L है, लेंथ है। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, हाफ पॉजिटिव हाफ L। यहाँ पर लेफ्ट हैंड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेफ्ट हैंड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप सभी सोच रहे होंगे माइनस L/2, माइनस L/2। ये प्लस L/2 माइनस L/2 शो कर दें ज्योति शर्मा। तो इतना काम कर दिया आप लोगों ने। अब हम एक टॉपिक आपको याद दिलाते हैं जिसमें आपने किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर बी पता किया था। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस पर बी पता किया था और वो टॉपिक जो था उसका रिजल्ट था बी इक्वल टू μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट, है ना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2।
तो कुछ याद आ रहा है? किसी करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। यस, वो आपको याद है, एक ऑरेंज कलर का लूप लिया था और एक्सिस पर यहाँ पर पी पॉइंट लिया था, ऊपर एक एलिमेंट लिया था, नीचे भी एक एलिमेंट लिया था। कुछ याद आया? डीबी किसी को यस नहीं आया? सभी को आया डीबी। और यहाँ पर फिर आपने डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके यहाँ तक पहुंचे। कुछ याद आया होगा? दिस इज रेडियस और इसमें करंट आपने इमेजिन किया था कुछ आई, और ओ से, सेंटर ओ से पी का डिस्टेंस हमने ले लिया था एक्स, और ए से पी का डिस्टेंस आर, और आर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। चलिए यहाँ पर अब सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड में ऐसे बहुत सारे लूप हो सकते हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ ये जो सर्कुलर लूप है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं, कितने? n टर्न्स। तो आपको याद है कुछ मैंने बताया था, अगर सिंगल टर्न है तो n की वैल्यू 1 होती है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है 3 4 5 तो उतना टाइम्स कर देते हैं b को n टाइम्स। तो n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सर्कुलर कॉइल। अब है ना, एक लूप होता है तो हम लूप वर्ड लेते हैं, एक सिंगल टर्न होता है तो लूप वर्ड लेते हैं, और अगर ज्यादा टर्न है तो उस सर्कुलर लूप को हम कॉइल वर्ड यूज ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक थिकनेस शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ये थिकनेस है ना, इसको आप हल्का सा शेड कर सकते हैं। ये सोलेनॉइड की dx थिकनेस है, dx, और इस dx थिकनेस का सेंटर O से मीन डिस्टेंस है कुछ, और वो कितना है? लेट वो है x। तो आपको ये दिखना चाहिए O से, चलिए अंदर लिखते हैं इसको, O से इसका जो मीन डिस्टेंस है वो है x, इसका dx थिकनेस ऑफ द सोलेनॉइड। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला यूज आएगा, इसलिए इसको मैं अभी इरेज नहीं कर रहा। हो गया? अटेंडेंस ले जब तक आपकी। यस स्टूडेंट, हो गया? यस तो ये dx थिकनेस पर हम फोकस करेंगे। ओके, तो डायग्राम में इस dx थिकनेस का p से डिस्टेंस लिखना है मुझे, इस dx थिकनेस का p से डिस्टेंस लिखना है मुझे, और वो मैं लिख रहा हूँ r माइनस एक्स। कोई डाउट? यहाँ से मीन डिस्टेंस p तक क्या हो जाएगा? r माइनस एक्स, r क्या है? o से p तक का डिस्टेंस, और इस मीन पॉइंट से o तक का डिस्टेंस x। तो ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब चलिए डायग्राम के नीचे कुछ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अब आप। चलिए देखिए, कंसीडर करंट कैरिंग solenoid, consider a current carrying solenoid of length L and radius A, of length L and radius A, in which capital N, in which N, capital N, be the total number of turns, be the total number of turns and I be the electric current, and I be the electric current in its each turn, and I be the electric current in its each turn.
फुल स्टॉप। तो 4 फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिक्लेयर कर दी। रेडियस ए है, लेंथ एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और करंट आई है ना। चलिए लाइन चेंज करके आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, n इक्वल टू इक्वेशन 1 लिख दें। और इस टॉपिक में हमारा एम क्या है मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और P इसका एक्सियल पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हम B का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे, है ना। अगर इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की जगह कोई बार मैग्नेट होता, कोई बार मैग्नेट होता, बात को अच्छे से समझ लें, कोई बार मैग्नेट होता, बार मैग्नेट के सेंटर से, है ना, मैग्नेट की एक्सिस पर अगर यही P पॉइंट होता और बार मैग्नेट के सेंटर से इसका भी डिस्टेंस R ही होता, इसका मतलब P पॉइंट का डिस्टेंस R ही होता, तो इस P पॉइंट पर B का फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता, 2 μ0 अपॉन 4 पाई, है ना, m अपॉन r क्यूब। कल Yes, बताया sir. था आपको जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर E होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट की एक्सियल पॉइंट पर के एक्सिस पर B होता है। तो हम प्रूव कर देंगे कि P पॉइंट पर B इतना ही होगा, इतना ही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि अगर बार मैग्नेट है तो M क्या होता है, स्मॉल m इंटू स्मॉल l, वेयर स्मॉल m इज व्हाट, पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल l इज व्हाट, मैग्नेटिक लेंथ, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सोलेनॉइड के केस में m क्या होगा, कोई बता सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड का m क्या होता है, NIA, ट्रू। यस सर। तो जब हम इन छोटी छोटी बातों को काम में लेंगे तो हम लास्ट में कहा किस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे कि उस P पॉइंट पर, सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट P पर आपको बिल्कुल यही मैग्नेटिक फील्ड रिसीव होगा। और मैथमेटिकली हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि कोई एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है मैथमेटिकली, और प्रैक्टिकली तो करता ही है। अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये NS डायरेक्शन में ही रुकता है, इसके एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, दूसरे एंड में एंटर करती है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। तो प्रैक्टिकली तो बताते ही हैं एक्सपेरिमेंट्स, मैथमेटिकली आज हम इसको प्रूव करेंगे एक्सियल पॉइंट पर B पता करके। इक्वेशन 1 के बाद लिखिए, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, टू फाइंड magnetic field intensity at axial point of the solenoid, at axial point P of the solenoid, we consider dx length, we consider dx length of the solenoid, we consider dx length of the solenoid at x distance from its center, at x distance from its center, from its center, full stop। ओके, अब बात को समझें, बात को समझें क्या, ये जो dx थिकनेस है, dx लेंथ है सोलेनॉइड की, इस dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो हम लिख सकते हैं एज n be the number of turns in unit length, so n dx be the number of turns in dx length। लिखिए एज n, नई लाइन में एज n स्मॉल n, फटाफट लिख सकते हैं अब, एज n be the number of turns, be the number of turns in unit length
then n dx, then n dx be the number of turns in dx length, then n dx be the number of turns in dx length. ठीक है, अब बात को समझते हैं। तो वो जो करंट कैरिंग लूप वाला आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, वहां से बात स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो रहा है इस टॉपिक का। अभी तक तो डायग्राम, ऑर्डिनरी सब कुछ था। तो अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, एक ही लूप है, उसके सेंटर ओ से x डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इसमें कुछ करंट I फ्लो हो रहा है और इस तरह से आप डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और ये है रेडियस a। तो P पॉइंट पर B का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, μ0 I a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। इन केस व्हेन n इक्वल टू 1, सिंगल लूप हो, एक ही टर्न, अगर n नॉट इक्वल टू 1 हो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा हो, तो यहाँ पर n लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस dx लेंथ की। इस dx लेंथ में कितने टर्न्स हैं, जल्दी बोलिए, इस dx लेंथ में कितने टर्न्स हैं, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से एक्टिव हो जाएं अब, एंड dx, ताकि मुझे भी आवाज आ जाए आपकी और बाकियों को भी आवाज आ जाए। कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं बोलते, बोलना चाहिए, है ना। कहीं मैंने एक सेइंग पढ़ी थी, सुनी थी, देखी थी कि जो क्वेश्चन पूछता है या बोलता है, क्वेश्चन पूछता है, तो वो फुलिश रहता है कुछ मोमेंट के लिए, है ना, वो बेवकूफ या मूर्ख रहता है कुछ मोमेंट के लिए। बट जो बिल्कुल पूछता ही नहीं है, शर्माते हैं, लाइक पूछते ही नहीं, तो वो बहुत लाइफ टाइम के लिए, मतलब समझ लो, फुलिश रह जाता है। तो जो पूछते हैं वो कुछ मोमेंट के लिए ही फुलिश रहते हैं, और जो नहीं पूछते हैं वो लाइफ टाइम के लिए रह जाते हैं। बात तो सही थी। तो अगर जरूरत पड़े तो जरूर पूछे। चलिए, तो मैं कह रहा था इस dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n dx होंगे, ठीक है, पहली बात। और इन टर्न में कितने टर्न है वो बात कर ली n dx से। इन टर्न्स में करंट कितना फ्लो कर रहा है, लिखा है आपने इक्वेशन 1 के भी ऊपर, I। सब टर्न में एक ही करंट है, I। सही बात है, यस नो? यस सर। I करंट है, सही बात है। हाँ, एक और बात, ये जो मैं कह रहा हूँ n dx टर्न्स हैं, ये किस शेप के होंगे, सर्कुलर। हर टर्न कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा, है ना। सोलेनॉइड सिलेंड्रिकल है तो उसके ऊपर वायर किस शेप के हो जाते हैं, सर्कुलर शेप के हो जाते हैं। तो n dx टर्न है, हर टर्न कैसा है, सर्कुलर है, और टर्न्स की रेडियस कितनी है, a। जो सिलेंडर की रेडियस होगी, जो सोलेनॉइड की रेडियस होगी, वही लूप्स की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये जो n dx टर्न है ना, इनमें I करंट फ्लो हो रहा है। इनके सेंटर से, यहां पर ले लेता हूं मैं, इनके सेंटर से P पॉइंट पर B कितना होगा। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर से P पॉइंट पर B कितना होगा, तो लेट वो B होगा dB। अभी लिखना मत है ना, dB। तो वो dB क्या होगा, तो वो होगा n dx, कैपिटल N के प्लेस पर लिख रहा हूं, ये n dx टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, dx लेंथ में। फिर क्या लिखते हो आप, I या म्यू0 I a स्क्वायर, ट्रू, म्यू0 I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, बिग ब्रैकेट लिख देता हूं। फिर क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहां पर आप देखें dx लेंथ का सेंटर, dx लेंथ का सेंटर, यहां मैंने पॉइंट शो किया कुछ, और उससे p का डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स होल पावर 3/2। तो बड़ा तसल्ली से आपको देखना है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पर p पॉइंट है ना, और लूप की रेडियस a है, लूप में करंट I है, तब हम b का फॉर्मूला कहते हैं p पर क्या होगा, म्यू0 I a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। तो पहली बात तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पर, 1, इसलिए यहाँ n की वैल्यू 1।
अगर नॉट इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पर n लिखना पड़ेगा। अब आप देखें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने n लिखा है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स dx लेंथ में कितने हैं, n dx। पहली बात म्यू 0 i a स्क्वायर, म्यू 0 i a स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर रेडियस यहाँ भी a है और मैंने कहा इनकी भी रेडियस क्या होगी, a होगी, ठीक है। ये x क्या होता है ना, कॉइल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस। यहाँ पर कॉइल क्या है, ये dx लेंथ जो है, इसमें जितने भी टर्न्स हैं वो सब मिलकर एक कॉइल बना रहे। कॉइल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है प्रेजेंट कंडीशन में, r माइनस एक्स, ठीक है। ये बात आपको बतानी थी उस प्रीवियस फॉर्मूला से। तो ये टॉपिक इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इसका स्टार्ट, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, इससे होता है डेरिवेशन का स्टार्ट। और हमें पहुंचना कहाँ तक है, वापस याद दिला देता हूँ, हमें पहुंचना है b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। हम प्रूव करेंगे कि उस p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। और जब ऐसा प्रूव कर देंगे तो इसको देखकर पता लग जाएगा कि मैथमेटिकली करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि b का फॉर्मूला सेम आ रहा है। चलिए, तो क्या लिखा मुझे बताओ। इक्वेशन 1 के बाद आपने लिखा ना एज n बी दी टोटल, है ना, स्मॉल n बी दी नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, देन n dx बी दी नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ। अब लाइन चेंज करके लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू this current carrying coil, due to this current carrying coil, due to this current carrying coil in which, due to this current carrying coil in which total number of turns in which total number of turns is n dx, in which total number of turns is n dx। इक्वेशन तो नहीं दे इसको, ये लिखना है आपको, dB इक्वल टू, तो बस ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रोल था कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आता कैसे है ना। तो कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, डायग्राम आपके सामने है, इक्वेशन आपके सामने है। अब dB इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल N dx म्यू 0 i a स्क्वायर अपॉन 2l बिग ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो आप तो समझ पा रहे हैं क्या किया है, स्मॉल n के प्लेस पर कैपिटल N अपॉन l, स्मॉल n के प्लेस पर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। जल्दी कीजिए, स्मॉल a स्क्वायर आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। टोटल, तो ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ स्मॉल लेंथ dx। अब इस सोलेनॉइड की टोटल लेंथ l है, तो हमने क्या किया, हमने dx लेंथ का इफेक्ट देख लिया p पर, ये आपके सामने फॉर्मूला है ऊपर। तो dx लेंथ p पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो कंप्लीट लेंथ कितना करेगी वो इंटीग्रेशन से हमें पता लगेगा। देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, total magnetic field intensity at point P
बी इक्वल टू इंटीग्रेशन n dx म्यू 0 i a स्क्वायर अपॉन, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dB का इंटीग्रेशन b, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और जो कांस्टेंट होंगे उनको आउट कर देंगे। पहले तो इंटीग्रेशन लिखें r माइनस एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3 बाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो आपको टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन 2-3 बार बता रखे हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं आप? एक तो होता है फाइनाइट जिसमें लिमिट्स होती है, और एक होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना। यस सर। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, क्यों होगा? क्योंकि सोलेनॉइड जो है ना इसकी लेंथ डेफिनेट है, एल है, इनफाइनाइट नहीं। और सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस लिखा था आपने, ये जो dx है। अब ये dx जो है ये लेफ्ट एंड से राइट एंड तक कहीं भी हो सकता है। तो मुझे बताइए, अगर ये dx लेंथ बिल्कुल यहां पर होती, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर होती, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर होती, तो x की वैल्यू पता है क्या होती? L/2 माइनस L/2। और सेम dx लेंथ अगर बिल्कुल राइट हैंड पर होती तो यही x क्या हो जाता? आप समझ गए होंगे, प्लस L/2। इसका मतलब ये जो वेरिएबल x है इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी आपको इंटीग्रेशन में लिखनी है, माइनस L/2 से प्लस L/2 तक। लेफ्ट एंड से राइट एंड तक dx कहीं भी हो सकता है ना। तो ये लिखना है आपको। तो इंटीग्रेशन लिखा है हमने। अब कांस्टेंट टर्म्स को आउट करते हैं। पहले जो भी कांस्टेंट दिख रहा है जो बदलता नहीं है उसको बाहर कर दो, और मुझे लग रहा है dx और x के अलावा सब कुछ बाहर ही आ जाएगा। तो b इक्वल टू n म्यू 0 i a स्क्वायर अपॉन 2l, बाहर कर दिया जो नहीं बदलते हुए दिख रहे हैं, माइनस L/2 से प्लस L/2 तक इंटीग्रेशन। सम करने के लिए इंटीग्रेशन यूज आता है। अंदर ऊपर क्या बचा? dx वेरिएबल है, और नीचे बचा ये बिग ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स। तो इस बिग ब्रैकेट के अंदर x है जो कि वेरिएबल है, इसलिए इस बिग ब्रैकेट को वेरिएबल माना जा रहा है, x है इसलिए। तो यहां तक पहुंच जाएं आप लोग। डन गाइस? यस सर। तो मैं तो वापस यही कहूंगा कि जो इस टॉपिक का स्टार्ट था, स्टार्ट मतलब जो सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखा था, है ना, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस से जो सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखा था, जिसमें मैंने कहा था एक्स के प्लेस पर क्या होगा, ये बस वहां पर ध्यान रखना। कहते हैं ना वेल बिगेन इज हाफ डन, तो फिजिक्स में ये बहुत बहुत काम करती है सेइंग। चलिए, अब मैं इस बिग ब्रैकेट को बिल्कुल कॉम्पैक्ट करने वाला हूँ। कैसे? हमें कुछ बातें पता है कि सोलेनॉइड अगर बहुत लंबा है उसकी रेडियस कम है, तो ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं पहली बार। एक और बात, ये जो x है ये भी लेंथ के कंपैरिजन में छोटा होता है, ये r नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, l ही आएगा। तो सोलेनॉइड की लेंथ तो ज्यादा है, a स्मॉल है l के कंपैरिजन में, l के कंपैरिजन, x also small, very small as compared to l। तो अगर हम a को x को नेग्लेक्ट कर दें, a को x को नेग्लेक्ट कर दें, कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ टर्म तो ऐड हो रही है, a स्क्वायर तो ऐड हो रहा है ना, और x क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट हो रहा है। तो स्मॉल टर्म है, कुछ ऐड हो रही है, कुछ सबट्रैक्ट हो रही है, दोनों को ही नेग्लेक्ट कर दें तो ये बिग ब्रैकेट जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो आपको एक कंडीशन लिखनी है, क्या लिखिए? एज a 2 टाइम लेस देन सिंबल l and x 2 टाइम लेस देन सिंबल l, so big bracket a स्क्वायर प्लस r माइनस x होल स्क्वायर। यहां पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई, सुनिए 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 सुनिए। यहां पर जो l है ना, l के प्लेस पर r लिखना पड़ेगा। ये दिख रहे हैं आप r?
क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ब्रैकेट पे देखें तो ए आर एक्स है, तो बस एल के प्लेस पर आर लिखना है। और एक्चुअल में ये आर जो है ना, ये तो आर सोलेनोइड की लेंथ से भी ज्यादा होता है। तो ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, एक्स इज ऑल्सो स्मॉल एज कंपेयर टू आर। सो तो कोई हेल्प करो मेरी, नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए को नेग्लेक्ट कर दें, एक्स को भी नेग्लेक्ट कर दें, आर के कंपैरिजन में, आर है ना, नॉट एल, तो नियरली इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर क्यूब। आर क्यूब। और कोई? दो जने आर क्यूब बोल रहे हैं, बाकी लोग आर क्यूब। आर ये क्यूब। लीजिए आर क्यूब। रीजन, ए को नेग्लेक्ट किया तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, तो अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए तो आर क्यूब लिख दें और जल्दी लिख दें। सो तो हो गया यहाँ पर, लिखिए। देन बी इक्वल टू एन, कैपिटल एन, म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2l, इंटीग्रेशन फ्रॉम -l/2 टू +l/2 dx अपॉन आर क्यूब, dx अपॉन आर क्यूब। अब ये जो आर क्यूब है ना, ये वेरिएबल नहीं लग रहा है मुझे तो, क्योंकि पी पॉइंट से ओ पॉइंट का डिस्टेंस आर है, फिक्स्ड है। हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ऑब्जर्वेशन पी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो आर भी सेलेक्ट कर लिया, जो कि बदलता नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? x, x या dx? dx, dx का इंटीग्रेशन हम बचपन से जानते हैं, dx का इंटीग्रेशन x, मतलब आपने पिछले साल ही पढ़ा होगा। चलिए तो इस नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ इनटू आर क्यूब आउटसाइड में, और x है ना, किसका इंटीग्रेशन? dx का इंटीग्रेशन। तो बिग ब्रैकेट के बाहर इधर लिमिट्स लिखनी होती है, तो क्या है लिमिट्स? -l/2 से +l/2। तो थोड़ा बड़ा बनाना बिग ब्रैकेट को। तो dx का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया x, dx के नीचे आर क्यूब था, वो देखो ये रहा आर क्यूब इंटीग्रेशन से बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x। लिमिट्स अप्लाई करना बाकी है, लिमिट्स अप्लाई करना भी आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x जो वेरिएबल है उसको लिमिट्स की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो पहले x को अपर लिमिट प्रोवाइड करेंगे, देन माइनस लोअर लिमिट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, b इक्वल टू, सब कुछ ऐसा कैसा लिखना है, n म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2l आर क्यूब, स्मॉल ब्रैकेट अपर लिमिट +l/2 माइनस माइनस प्लस। बताइए लिमिट मैंने सही लिखी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो l/2 l, और l से ये l कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप एम भूले तो नहीं, क्या करना है हमें? पी पॉइंट पर बी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, और वो कैसा आएगा? वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही आएगा, n म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर क्यूब। ना नीचे l दिखाई देगा, और l/2 l ही होता है, तो ये l कैंसिल। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, l/2 इस l से कैंसिल होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, तो इसकी शक्ल तो उससे नहीं मिल रही अभी, है ना। हमें प्रूव करना है कि b क्या होगा? b होगा ट्वाइस ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। हमें यहां तक पहुंचना है, तो अभी तो पहुंचे नहीं। चलिए अब कुछ ट्रिक यूज लेते हैं। 2 पाई n म्यू 0 आई ए स्क्वायर, मैंने 2 पाई से ऊपर प्रोडक्ट किया, और 2 पाई से नीचे भी प्रोडक्ट कर देता हूं, तो 2 पाई से नीचे प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 पाई। तो 2 पाई से प्रोडक्ट, 2 पाई से डिवाइड, ये काम किया क्योंकि पहुंचना यहां तक है। हाँ, जैसे ही ऐसा काम किया आपको देखिए क्या मिलेगा, 2 n आई पाई ए स्क्वायर। देखो सर वीडियो ब्लर चल रहा है बहुत देर से। बहुत देर से वीडियो ब्लर चल रहा है भाई, बताइए। सर अभी सही आ रहा है। सही आ रहा है।
हाँ भाई, अगर बहुत देर से वीडियो ब्लर चलता तो हमारी क्लास ही नहीं चलती, आप चलने ही नहीं देते। आप मतलब आप सभी लोग। तो जिनके ब्लर चल रहा है, आप समझ गए होंगे, आपके उधर नेटवर्क वीक है थोड़ा। तो चलिए, तो जिनके ब्लर चलता है उसके लिए ये हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं। ओके, तो 2 पाई से प्रोडक्ट, 2 पाई से डिवाइड, यहाँ पर स्टार लगा देना भाई, है ना। बच्चे भूल जाते हैं कि आप क्या करें, कैसे आगे बढ़े। तो 2 पाई से प्रोडक्ट, 2 पाई से डिवाइड किया। हाँ, अब ये 2 तो ऐसा का ऐसा, n ऐसा का ऐसा, i ऐसा का ऐसा, म्यू 0 कहाँ गया? उसकी वैल्यू पुट करनी। नहीं नहीं, वैल्यू नहीं, वहां पर म्यू 0 दिख रहा है ना, म्यू 0 पहले लिखता हूँ। अब n i पाई a स्क्वायर, देखो ऊपर सब कुछ लिख दिया गया है, न्यूमरेटर को देखो कुछ छूटा तो नहीं। 2 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, म्यू 0 दिख रहा है, n दिख रहा है, a स्क्वायर, कुछ छूटा तो नहीं। न्यूमरेटर में कुछ छूटा तो नहीं, नो सर। है ना, आप देख लेना। चलिए, अरेंजमेंट जानबूझकर मैंने ऐसा किया है, आप में से काफी बच्चे समझ गए होंगे ऐसा ही क्यों किया है, क्योंकि मुझे एम क्लियर है। 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई। अब ये एन आई ए हो जाएगा क्या, है ना। पाई ए स्क्वायर क्या होगा, ये जो सोलेनॉइड है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ गए। तो पाई ए स्क्वायर ये हो गया कैपिटल ए, सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस एनआईए को हम शान से क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बार मैग्नेट का भी होता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का भी होता है। तो अब हम हमारे एम तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच जाए। रीजन जरूर लिख दें, एग्जाम में एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है रीजन आप लिख देते हैं, बिकॉज एनआईए इक्वल टू एम। तो मैथमेटिक्स वालों को इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खूब पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग में आगे बहुत काम आता है। हाँ भाई, तो अब एक लाइन लिखनी है और टॉपिक एंड करना है। क्या लाइन लिखनी है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके जैसा है वो हम बताएंगे, और अगर ये एक्सप्रेशन है ना जो हम लिखेंगे उसके जैसा है तो हमें क्या पता लग रहा है, हमारा कंक्लूजन क्या होगा, वो अब एंड होगा। तो लिखिए, द अबाव एक्सप्रेशन, the above expression is equal to, the above expression is equal to magnetic field intensity, the above expression is equal to magnetic field intensity at axial point of a bar magnet, at axial point of a bar magnet. Hence, we conclude that, hence we conclude that the current carrying solenoid, hence we conclude that the current carrying solenoid behaves as, the current carrying solenoid behaves as a bar magnet, behaves as a bar magnet. Done students? यस सर। है ना। तो ये तो एक लेंथी टॉपिक में से था, तो 5th चैप्टर का बस एक ही लेंथी टॉपिक था ये। चलिए, तो 2-3 मिनट में इसका फटाफट एक ब्रीफ रिवीजन देखो, जैसे आ जाए कि आपको प्रूव ही करना है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैथमेटिकली प्रूव करना है। इन जनरल पूरा टॉपिक तो देते नहीं है सीबीएसई वाले, बट इसके अंदर से कुछ पार्ट दे देंगे, कॉन्सेप्ट दे देंगे, तो आपको पूरा करना भी जरूरी था। ठीक है, तो क्या किया था हमने, एक सोलेनॉइड कंसिडर किया, उसकी लेंथ आप कुछ इमेजिन कर लेते हैं, एक्सिस आपको पता है क्या होती है सिलेंडर की, तो वही सोलेनॉइड की होगी। सेंटर ओ से कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, ओ से पी तक का डिस्टेंस आप आर ही सेलेक्ट करना, ठीक है।
सोलेनोइड की जो लेंथ है l, उसका छोटा सा पोर्शन हम एज्यूम कर लेते हैं dx, बिकॉज सोलेनोइड पे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, है ना, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, और सोलेनोइड की लेंथ से डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। और जो लेंथ आपने एज्यूम की है dx, स्मॉल लेंथ, इस स्मॉल लेंथ में भी तो कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो वो होते हैं ndx। ठीक है, अगर सोलेनोइड की रेडियस a है तो यहाँ पर जितने भी टर्न्स हैं उन सब की रेडियस a ही होगी, और ये dx, ये जो dx लेंथ है ये क्या है, एक बंच है। किसका बंच है? ndx टर्न्स का एक बंच है, और सभी टर्न्स में कितना करंट है? I करंट है। तो ये जो ndx टर्न्स का बंच है ये एक कॉइल बना लेता है, छोटा सा कॉइल, और इस कॉइल के सेंटर का p से डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की, r माइनस x। तो इस ndx करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसको मैं कॉइल बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, सिंगल टर्न होता है तो लूप बोलते हैं। तो इस dx थिकनेस की करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर से p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dv हमने लिखा, क्या लिखा? 2 तो नीचे आता है ना, क्या लिखा? म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है, क्या लिखा? a स्क्वायर प्लस r माइनस x का होल स्क्वायर। 2 नीचे ही आता है ना, 2 नीचे ही आता है। आप तसल्ली से देखना, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं फिजिक्स में, है ना, खिचड़ी बनते हुए टाइम नहीं लगता। बताइए बाकी लोग। तो स्टार्ट, सबसे पहला स्टेप यहाँ था डेरिवेशन का, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस dx थिकनेस, और इस dx थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? ndx टर्न्स बोल सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, फिर यहाँ से प्रोग्राम आगे स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा था अगर ये सेंटर O है तो लेफ्ट, हाँ चलिए, राइट हैंड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस l/2, लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस l/2, होता है। और जब हम टोटल b की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं माइनस l/2 से प्लस l/2 तक, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। फिर इसका एक और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अगर a स्मॉल है, x स्मॉल है r के कंपैरिजन में, तो a को नेग्लेक्ट कर देते हैं, x को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये बिग ब्रैकेट फाइनली क्या हो जाता है? r क्यूब। कुछ अच्छे बच्चे तो याद ही कर लेते हैं, टेंशन फ्री, है ना। यहाँ पर कुछ छोड़ दिया, म्यू 0 I, क्या छोड़ दिया? नंबर ऑफ टर्न्स, याद है ना, यहाँ कैपिटल N लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर क्या होंगे? dx विड्थ के लिए ndx। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेते हैं, वेरिएबल क्या बचता है अंदर? x, और x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होगा, और फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा l। स्मॉल n क्या होता है? कैपिटल N अपॉन l, वो l तो कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट का आप रिविजन ज्यादा करें, और हमें p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वही मिलता है जो बार मैग्नेट से मिलता है। और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हमने डेरिवेशन तो नहीं किया, बट मैंने आपको इक्वेट करके बता दिया कि वो कहां से कैसे आता है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सही लिख रहा हूं मैं, 2 kp अपॉन r क्यूब, आज तो सही लिखा है ना 2, तो k की वैल्यू ये होती है इलेक्ट्रोस्टेट्स में। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर E होता है, दैट बिल्कुल सिमिलर मैनर में मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर D होता है। तो M का जो रोल है, P का जो रोल है, वो सेम होता है। चलिए, अब कल जो हम करेंगे उसकी थोड़ी सी पिक्चर आप समझ लें। कल हम अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ किस तरह से बहुत ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ के कितने पोल होते हैं, कोई आपसे पूछे तो क्या बताते हो आप? हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन अर्थ? तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। मैंने पूछा कितने पोल होते हैं, तो एक्चुअल में तो 4 पोल होते हैं। आपसे पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए सर कौन से पोल? 2 होते हैं ज्योग्राफिकल पोल और 2 होते हैं मैग्नेटिक पोल। जैसे ये अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है, दिस इज रोटेशनल एक्सिस, तो रोटेशनल एक्सिस के यहाँ पर होता है नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ। रोटेशनल एक्सिस अगर बता दे। हाँ, अब अर्थ जो है वो बहुत ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक प्लेस से निकलती है और दूसरे प्लेस में इन होती है। तो आप समझ गए, जहां भी मैग्नेट है तो मैग्नेटिक पोल्स तो होंगे। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ के आसपास, अर्थ के
मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको, और इसके ऑपोजिट यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ होता है। तो अर्थ में एक्चुअल में 4 पोल्स होते हैं, 2 तो होते हैं ज्योग्राफिक पोल्स जिसको हम बचपन से जानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, बट अर्थ बहुत बड़े ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसके मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं। उल्टा लिख दिया है ना, यहाँ पर होता है साउथ। ये इंटरेस्टिंग बात कल बताऊंगा है ना, अभी तो मैं बस दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। कुछ बच्चे हाथों हाथ समझ जाएंगे, वो जो मैग्नेटिक निडल होती है ना, आपको ऐसा बताया था मैग्नेटिक निडल को हम ऐसा बनाते हैं। तो मैग्नेटिक निडल को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो मुझे बताओ उसकी नॉर्थ टिप किस डायरेक्शन में जाती है, फटाफट बताओ। मैग्नेटिक निडल को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली सस्पेंड, तो उसका नॉर्थ टिप किस डायरेक्शन में जाता है? सर साउथ। नॉर्थ टिप किस डायरेक्शन में जाता है? जिस पर रेड रेड पॉलिश होती है, तो नॉर्थ टिप मतलब रेड रेड पॉलिश वाली टिप नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाता है ना। बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसके साथ टॉपिक को मतलब क्लास को एंड करेंगे और उसको कल बहुत डिटेल में समझेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन फिक्स्ड है। अर्थ के कुछ एलिमेंट्स है ना, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक होगा कल का। बस इतना बता दो, अगर किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका जो पॉलिश्ड टिप होती है, रेड टिप जो नॉर्थ होती है, वो किस डायरेक्शन में रुकती है? वो किस डायरेक्शन को बताती है? नॉर्थ। ऑब्वियसली नॉर्थ है ना। आप अपने मोबाइल में देख ले, इलेक्ट्रॉनिक कंपास आता है आजकल, तो एप्स है, तो उसकी जो नॉर्थ टिप है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकती है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में। एक्चुअल में वो एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होती है। 11.3 डिग्री का एंगल है ज्योग्राफिकल एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। ये सारी डिटेल में बातें कल करेंगे, बस क्यों रुकती है वो आज बता रहा हूँ। ये जो नॉर्थ टिप है किसकी, मैग्नेटिक निडल की नॉर्थ टिप, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? मैग्नेटिक साउथ की तरफ, ऑब्वियसली। तो यहाँ अगर कोई मैग्नेटिक निडल आप रखें तो ये मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ टिप किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली अपोजिट पोल की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए मैग्नेट का नॉर्थ टिप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन के पास क्या है? मैग्नेट का साउथ। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए। तो इसको डिटेल में कल और बताएंगे। तो कल का टॉपिक होगा हमारा अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो आज की क्लास को यहाँ ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, Thank you, बाय। sir. ओके।